नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। दिल्ली दौरे में पीएम मोदी से मुलाकात करने को लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि इस बार उत्तराखंड को बजट में कई सौगातें मिली हैं। इसी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताने दिल्ली गए हैं और उनसे मुलाकात की। कैबिनेट मंत्री ने इसको लेकर भी कहा कि उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी के लिए 5,500 करोड़ का पैकेज दिया गया। इसी की तरह से चारधाम यात्रा रूट पर हो रहे एनएचआई के निर्माण कार्य के लिए अच्छा बजट दिया है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कल मेरी बैठक हुई और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बार बजट में भी उत्तराखंड के लिए लगभग 5,500 करोड़ के रेल कनेक्टिविटी के लिए दिए, हमारी आपदा के लिए पैसा दिया है, चार धाम के जो हमारे एनएचआई के काम हो रहे हैं उसके लिए पैसा दिया है और यहाँ एयर कनेक्टिविटी के लिए पैसा दिया है। अब एयरपोर्ट जो हमारा देहरादून का है वो अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। हमारे यहाँ जनमन योजना के तहत जो हमारे जनजाति गांव हैं उनके विकास के लिए पैसा दिया है। अनुसूचित जाति के गांवों के लिए विकसित करने के लिए वहां के लिए पैसा दिया है। स्वास्थ्य और शिक्षा में भी जितना रुपए हमने मांगा है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बीते दिनों टिहरी के बूढ़ा केदार क्षेत्र में आई आपदा के बाद में जनप्रतिनिधि लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जब वे आपदा प्रभावित क्षेत्र बूढ़ा केदार गए तो वहां पर लोगों ने कहा कि प्रशासन ने काफी जल्दी एक्शन लिया है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। मंत्री के प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन के दिशा निर्देश के साथ में आपदा विभाग पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रहा है और लोगों को जहां पर रखा गया है वहां पर उन्हें खाने पीने से लेकर तमाम व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। निरीक्षण करने गया, टिहरी के उस गांव में गया, बूढ़ा केदार गया और तिनगढ़ गया, टोली गया, तो मुझे वहां के लोगों के द्वारा, वहां के ग्राम प्रधान के द्वारा, वहां के प्रभावितों के द्वारा जब ये कहा गया कि साहब हमारे प्रशासन ने बहुत क्विक एक्शन लिया, यानी कि रात में तिनगढ़ में मलबा आया और उसी टाइम प्रशासन कुछ टाइम बाद पहुंचता है और उनको बाहर करता है और बाहर करने के बाद तुरंत थोड़ी देर बाद फिर एक बहुत भारी मलबा आया। यदि उनको वहां से शिफ्ट नहीं किया जाता राजकीय प्राथमिक विद्यालय मिदनापुर परिसर पर बहुउद्देशीय शिविर विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊधम सिंह ने शिविर का आयोजन किया गया है और इस वजह से भी शिविर में कई विभागों के स्टॉल लगाए गए। इसी के साथ शिविर में कार्यक्रम के तहत कई विभागों के अधिकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं की जानकारी भी दी है। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नगर के द्वारा यहाँ मिदनापुर गाँव में बहुत एक शिविर का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य जो यहाँ आसपास के जितने ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो हमारे मुख्यालय में कार्यालयों तक विभागों के कार्यालयों तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो सभी विभागों के यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं। जो भी जनता की समस्या है उसका निराकरण यहीं पर हो सके, इसीलिए हमने ये बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया है। देखिए, आज बहुउद्देशीय शिविर यहाँ पे लगाया गया है जिसको विधिक शिविर के साथ लगाई गई है। इसमें अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं जिन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया है। अब अगर यहाँ पे लगे हुए स्टॉलों में देखें तो अधिक भीड़ जमा है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि लोग जान रहे हैं इसकी व्यवस्था के बारे में और जितनी भी एप्लीकेशन यहाँ पे फिलहाल आती है उसको प्रायोरिटी स्तर पर रखकर उसमें समस्या के हल का प्रयास किया जाता है। सभी लोग काम किया जाता है। तो मिदनापुर में भी ये शिविर लगा है, जितनी भी यहाँ पे एप्लीकेशन प्राप्त होती है प्रायोरिटी बेसिस पर देखेंगे कि सभी का निस्तारण हो उसको शिविर जो लगे हैं और लोगों की जितने भी एप्लीकेशन पड़ा है, जो चाहे वो तहसील के स्तर पर हो, चाहे कोर्ट के स्तर पर हो, चाहे वो समाज कल्याण पर है, तो वो एप्लीकेशन लोगों ने 2 साल से दिया है। 3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया था, लेकिन लोगों को न्याय नहीं मिला है। इसलिए मुख्यमंत्री ने ये किया है कि जो डालसा है, जो विधि प्राधिकरण है, और ये शिविर
इसलिए लगाया कि ताकि सारे विभाग के लोग आए जिनका एप्लीकेशन बीच में पड़ा है तो उसका निस्तारण होगा। अगर नहीं होता है तो वो एप्लीकेशन देंगे और डीएम साहब से भी शायद उम्मीद है कि वो आएंगे। लेकिन जैसे उदाहरण के लिए कुछ महिलाएं आई हैं पॉक्सो के तहत उनकी बच्चों के साथ रेप हुआ था और उनको सरकार कानून कहता है कि मुआवजा मिलेगा। तो कॉलेज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यशाला का आयोजन छात्रों के भविष्य और बेहतर शिक्षा को लेकर हुआ है। मंथन स्कूल के प्रधानाचार्य ने शुभारंभ किया, जिसका शुभारंभ प्रदेश सह निरीक्षक विनोद रावत और स्कूल के प्रधानाचार्य उमाकांत पंत ने किया, जिसमें निर्णय लिया गया कि छात्रों की बेहतर शिक्षा के लिए स्कूल हर प्रकार से व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। आचार्य पंकज शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा में व्यापक परिवर्तन की परिकल्पना करती है, इसलिए प्रत्येक शिक्षक और छात्र को शिक्षा के महत्व को गहराई से समझना चाहिए। आपको बताते चलें कि खबर ऋषिकेश से है, जहां पर बेहतर शिक्षा के लिए स्कूल लगातार प्रयास कर रहा है। शिक्षा नीति कार्यशाला का यहां पर आयोजन भी किया गया। शिक्षा नीति कार्यशाला का आयोजन ऋषिकेश में किया गया है, जहां पर मंथन स्कूल के प्रधानाचार्य ने मौके पर पहुंचकर शुभारंभ किया है और बच्चों के लिए अच्छी पहल भी की है। आपको बताते चलें कि बेहतर शिक्षा के लिए स्कूल के जरिए लगातार कई तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं, तो इसीलिए शिक्षा नीति कार्यशाला का आयोजन भी किया गया है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से नैनीताल जिले को बड़ा नुकसान हुआ है। हल्द्वानी रामनगर स्टेट हाईवे में चकलुआ के पास में सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बह गया, जो कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को कुमायूं से जोड़ता है। मंगलवार रात नैनीताल के पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बारिश का रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया, जिससे कालाडूंगी के आसपास बरसाती नालों में अचानक से पानी बढ़ गया। इसी बरसाती नाले की चपेट में आने से सड़क का एक बड़ा हिस्सा बह गया है, जिस कारण इस हाईवे में यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें भी लगी हुई हैं। लोग खतरे के बीच में जान जोखिम में डालकर पैदल सफर करने को मजबूर हैं। फिलहाल पीडब्ल्यूडी की टीम क्षतिग्रस्त जगह पर वैली ब्रिज बनाने का प्लान बना रही है, जिसे लगने में अभी 15 दिन का समय लगेगा। हालांकि कुछ ही दिन में इस स्टेट हाईवे को शुरू करने की बात भी कही जा रही है। देखिए, वैकल्पिक छोटे वाहनों के लिए तो यहाँ पर एक डाइवर्जन है ऑलरेडी, जो चकलुआ निहाल पुल से स्टार्ट होकर करीब 1 किलोमीटर लंबाई में इसी के थोड़ा सा आगे मिल जाता है। तो छोटे वाहनों की आवाजाही तो बनी हुई है, परंतु बड़े वाहनों बसों के संचालन में अभी फिलहाल आवाजाही ठप हो गई है। इसको वैकल्पिक के लिए हम लोग चूंकि पानी का बहाव बहुत ज्यादा है और इस समय तो खैर ड्राई है, ये अचानक आता है तो इसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ पानी आ रहा है, तो इसमें अगर हम अपस्ट्रीम साइड में डाइवर्जन की सोचते हैं तो वो भी उसका कोई निदान नहीं लगता है। सुबह डीएम मैम से बात हुई है, इसमें हम इसके प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए एक 100 फीट स्पैन का वैली ब्रिज का निर्माण करने का सोच रहे हैं। देखिए, रात देर काफी तेज बारिश हुई, जिससे कि वो जो पुलिया पहले से क्षतिग्रस्त थी पूर्णतः ध्वस्त हो गई है। तो ट्रैफिक अब पूर्णतः उस रूट के लिए बंद हो गया है। जो भी काशीपुर या रामनगर से जो ट्रैफिक इधर आता था वो हाईवे से होके आएगा और यहाँ भी आम्रपाली चौकी पे हमने बैरियर लगा दिया है, उस तरफ किसी भी वाहन को नहीं जाने दिया जाए। गदरपुर के कंबोज धर्मशाला में मनाया गया है, जहां पर आपको बताते चले कि शहीद उधम सिंह कंबोज का शहीदी दिवस। इस मौके पर बोलते हुए किसान नेता सलविंदर सिंह कलसी ने बताया कि जनरल माइकल ओडवायर को गोली मारकर भारत के शहीदों का बदला लिया था। अब उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का आह्वान सभी देशवासियों से करता हूं। इस मौके पर बोलते हुए बीजेपी नेता सुरेश खुराना ने बताया कि बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग पहुंचे हैं। सामाजिक संगठनों के लोग श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। देखिए, आज भले से हम आजाद हैं और आज का युवा शायद उतना नहीं जानता, कई बार हम देखते रहते हैं, तो कम से कम उनको भी अपने
गुलामी और उस समय जो आज़ादी के लिए किए गए प्रयासों में जिन लोगों ने, जिन हमारे सपूतों ने बलिदान दिया, उनकी जानकारी उनको लेनी चाहिए और जानकारी होनी चाहिए, ये तो संदेश रहा। और एक ऐसे महान सपूत हमारे देश के, क्योंकि पंजाब में अगर देखा जाए तो गर्म दलियों का ज्यादा प्रभाव था, चाहे वो गदरी बाबे रहे हों 20वीं शताब्दी के शुरू में, उन्होंने एक बहुत गर्म माहौल बना दिया जिससे अंग्रेज कांपते थे, डरते थे, जिसमें करतार सिंह सराभा। आज शहीद आजम उधम सिंह कंबोज जी के बलिदान दिवस के अवसर पर कंबोज धर्मशाला में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कंबोज महासभा के सब कार्यकर्ता और आज इस अवसर पर हमारे देश का मान सम्मान रखने वाले और दुनिया को बताने वाले कि भारत देश का लाल कभी झुकता नहीं है, कभी डरता नहीं है, उसी क्रम में उन्होंने लंदन में जाकर जीएसटी पंजीकरण में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब बायोमेट्रिक्स के आधार पर नंबर का प्रमाणीकरण किया जाएगा। इस व्यवस्था को लागू करने में उत्तराखंड देश का चौथा राज्य होगा। 31 जुलाई को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इस व्यवस्था का शुभारंभ करेंगे। फर्जी पंजीकरण कर टैक्स इनपुट क्रेडिट आईटीसी का लाभ लेने से प्रदेश सरकार को राजस्व की शपथ भी लग रही है। फर्जी पंजीकरण के जरिए टैक्स चोरी रोकने के लिए भी जीएसटी काउंसिल ने पंजीकरण के समय पर आधार नंबर का प्रमाणीकरण बायोमेट्रिक के माध्यम से करने के निर्देश दिए हैं। आपको याद चले कि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शुभारंभ किया है, कार्यक्रम पर पहुंचे और इस दौरान फर्जीवाड़ा रोकने के आधार पर प्रमाणीकरण करने की बात भी कही है। फर्जीवाड़ा लगातार बढ़ता जा रहा, जिसको लेकर एक नई पहल शुरू की गई और जिसका प्रमाणीकरण करने को लेकर व्यवस्था लागू करने पर देश का देहरादून चौथा राज्य बन गया है। एक छोटा राज्य है और हम लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में नित्य कोई नवाचार करने का हम प्रयास करते हैं, तभी हमारे यहाँ जीएसटी कलेक्शन बढ़ने की भी संभावना रहती है। और आज उसी कड़ी में हमने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन प्रणाली को आज शुरू किया है। पूरे देश भर में हम चौथा राज्य हैं जिन्होंने इस प्रणाली को, इस सिस्टम को लागू किया है। हमारे से पहले गुजरात, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था और उत्तर भारत में हम पहले राज्य हैं जिसने ये नवाचार प्रारंभ किया है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश की महिलाओं को धुआं रहित स्वस्थ जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रति वर्ष 3 निःशुल्क गैस रिफिल की सुविधा प्रदान कर रही है, जिसके लिए सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाई जा रही है। मेरा नाम सीमा थापा है, मैं सेवला कला चंद्रमणि से हूँ। खाना जब बनाते थे तो जंगलों में जाते थे हम लकड़ी लेने, हमें कितनी दिक्कत होती थी लकड़ी लाने में। तो फिर उसके बाद हमने गैस लिया, गैस में खाना बनाते हैं, हमारा समय भी बचता है, बच्चों को मैं टाइम से स्कूल भेज देती हूँ। इस योजना के तहत हर साल 4 माह के अंतराल में मुफ्त गैस रिफिल योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास अपना बैंक खाता होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना से उत्तराखंड की महिलाओं के जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन आया है। इस योजना से धुआं रहित भारत की परिकल्पना को साकार करने के सपने को बल मिला और महिलाओं का जीवन अधिक स्वस्थ हो रहा है। साथ ही अब उन्हें गैस रिफिल के लिए आर्थिक तंगी का सामना भी नहीं करना पड़ रहा। प्रदेश की महिलाओं के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है।
योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश के युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश में मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें सरकार द्वारा राज्य के उच्च शिक्षा पूर्ण कर चुके युवाओं को ट्रेनिंग देकर विदेश में रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत विदेशी नियोजकों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर राज्य के युवाओं को लैंग्वेज, कल्चर, वर्क एस्थेटिक्स, नर्सिंग और हॉस्पिटैलिटी व अन्य क्षेत्रों में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण देकर विदेशों में नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने यह प्रोग्राम स्टार्ट किया है और हमारे सपनों को एक नई उड़ान दी है। मेरा नाम कल्पना बिस्ट है और मैं प्रतापनगर ब्लॉक टिहरी गढ़वाल की रहने वाली हूँ। मैंने स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग से ANM का कोर्स किया है। उसके बाद मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत मुझे जैपनीज लैंग्वेज सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है। विदेश में रोजगार के इच्छुक युवाओं को उत्तराखंड सरकार की अपनी सरकार पोर्टल पर पंजीयन कराना आवश्यक है। ट्रेनिंग के कुल प्रशिक्षण लागत का 20% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अब तक कई युवक युवतियों को सरकार द्वारा बेहतरीन वेतन पर विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश के युवाओं के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों का खेल कौशल विकसित किए जाने एवं उनके खेल उपलब्धियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की गई है। योजना का लाभ प्रदान करने हेतु खिलाड़ियों का चयन ट्रायल्स के आधार पर किया जाता है। सरकार ने स्कीम चलाई है, ये मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि पहले मेरा खेल में इंटरेस्ट नहीं था और अब मैं खेल में प्रोग्रेस कर रहा हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और उत्तराखंड सरकार का भी। मेरा चयन मुख्यमंत्री प्रोत्साहन खिलाड़ी योजना में हुआ है। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस योजना की शुरुआत करी है और हम जैसे खिलाड़ियों को एक रास्ता मिला है, हम अपने गेम में आगे बढ़ सके। स्कॉलरशिप से मुझे और मेरे परिवार को काफी फायदा हुआ है। गेम में हम काफी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करती हूँ। प्रत्येक जनपद द्वारा अपने अपने जनपद में चयनित खिलाड़ियों को प्रति माह 1 वर्ष तक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। 8 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इस योजना के शुरू होने से खिलाड़ियों में प्रोत्साहन के साथ ही राष्ट्रीय खेलों में रुचि बढ़ रही है। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। आया के कड़ा यार आ गया घर बैठे, अब नो टेंशन, सीधा खाते में पेंशन, नॉन स्टॉप। फिर तो दौड़ेंगे ना अपने बूढ़े घुटने भी नॉन स्टॉप। हरियाणा सरकार ने अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर रुपए 3000 कर दी है। तभी तो बढ़ता जा रहा है हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा।
इसके बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। खबर देहरादून से है, जहां पर मौसम विभाग की ओर से 31 जुलाई और 1 अगस्त को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसे देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी कमर कस ली है। इस बात को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि रेड अलर्ट को देखते हुए हमने सभी जिलाधिकारियों को तैयारियां भी बनाए रखने के लिए सूचित किया है और मुख्यमंत्री ने आपदा से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारा प्रयास है कि कोई भी क्षति हो तो उसे कैसे रोका जाए। क्षति होने के बाद राहत राशि का प्रबंध जल्द से जल्द किया जाए। 31 जुलाई और 1 अगस्त को भारी से भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। रेड अलर्ट जारी किया है आईएमडी ने। हम लोगों ने सभी जिलाधिकारियों को इसके बारे में सूचित किया है, उनसे तैयार रहने को कहा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि आपदा से निपटने के लिए सभी तरह की तैयारियां पूरी की जाए। तो सभी के द्वारा तैयारी की जा रही है। हम सभी लोग अपना लगातार काम कर रहे हैं इस दिशा में। हमारा प्रयास है कि जो क्षति होती है उसको कैसे रोका जाए। हल्द्वानी में बीते दिनों समुदाय विशेष के ऑटो चालक ने नाबालिग छात्रा के साथ में आपको बताते चले कि दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद हिंदू संगठनों में उबाल है, जिसको लेकर हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए हिंदू संगठनों ने आरोपी को फांसी दिए जाने की भी मांग की है। साथ ही बाहर से हल्द्वानी आए ऑटो चालकों के सत्यापन करने की मांग भी की गई। हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने कहा कि बाहर से यहां पर आने वाले सामाजिक तत्व शहर में हिंदू समाज के बहु बेटियों पर अत्याचार कर रहे हैं और इस वजह से भी इन सभी की जांच होनी चाहिए। हमारा सिटी मजिस्ट्रेट से निवेदन है कि उस पे ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। इस ऐसी लव जिहादी मानसिकता के व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। आपके मीडिया के माध्यम से मैं उत्तराखंड की सरकार के मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी मानसिकता के लोगों पे फांसी की सजा का कानून बने, जो इस प्रकार से धर्मांतरण करा के लव जिहादिक मानसिकता को बढ़ावा देने का काम करता है। ऐसे लोगों पे फांसी की सजा का कानून इस विधानसभा में बना के लागू करना चाहिए। और मीडिया के माध्यम से समस्त युवाओं को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि हम इस लव जिहादिक मानसिकता। 3 दिन पूर्व मंगल पड़ाव क्षेत्र से एक जिहादी ऑटो चालक ने हमारी 16 साल की हिंदू बच्ची को जो ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, उसी के संदर्भ में आज हम सिटी मजिस्ट्रेट के पास आए हैं। इस जिहादी को सबसे पहले तो कोर्ट के माध्यम से फांसी हो, उसके बाद हल्द्वानी में, बनपुरपुरा में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग रह रहे हैं इन सब के सत्यापन हो और जो भी ये बरेली रोड में, नैनीताल रोड में जो ये ऑटो चालक चल रहे हैं इन सब के डीएल की जांच हो, इनके परमिट की जांच, क्योंकि अधिकतर सारे बाहर से आए हुए हैं और यह हमारी बहन बेटियों की ताक में लगे पड़े हैं। हल्द्वानी रोडवेज बस अड्डे पर 2 युवक एक परिवार से खुलेआम मारपीट कर रहे हैं। मामला देर शाम 12 बजे का है, जहां पर बाइक सवार 2 युवक कार सवार परिवार से मारपीट कर रहे। रोडवेज बस अड्डे पर रोजाना देश विदेश से हजारों यात्री कुमाऊं के प्रवेश कर हल्द्वानी आते हैं। रोडवेज बस अड्डे पर खुलेआम मारपीट हो रही है। वीडियो में साफ दिख रहा कि मारपीट कर रहे युवक परिवार के एक युवक को मारने के लिए लोहे का स्टूल उठा लेते हैं। फिलहाल मामले की जांच लगातार की जा रही है। घटना हुई है जिसमें पुलिस भी मौके पर पहुंची है। पुलिस द्वारा गाड़ी भी सीज कर ली गई है और उसका चालान भी किया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी पक्ष द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई है। जैसी तहरीर आएगी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, पूर्व में भी कई तरह के मारपीट के मामले सामने आए हैं, तो पुलिस के गश्त आपको चेकिंग भी बढ़ाई? बिल्कुल, चेकिंग भी चलती है और 112 तुरंत रिस्पॉन्ड भी करता है जो भी कॉल करते हैं। ऋषिकेश के चर्चित स्मैक तस्कर गुरुचरण को पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस से बचने के लिए गुरुचरण ने अपनी पत्नी और 3 बेटियों को पुलिस के आगे किया, जिन्होंने पुलिस के साथ में काफी धक्का मुक्की भी की और साथ ही सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई। इसके साथ ही पुलिस को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। मामले को लेकर पुलिस ने गुरुचरण की पत्नी और बेटुओं पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। इसको लेकर कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने भी पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। क्लास बोर्ड में इतना ही। नमस्कार।